हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में। बच्चों, हम आज पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की बेस से स्टार्ट करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं सॉलिड स्टेट की शुरुआत कहाँ से हुई है। मैटर, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। everything which occupies space and have mass is matter. हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है वो मैटर है या द्रव्य है। तो ये हो गया हमारा मैटर। अब देखते हैं मैटर जो है वो कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो देख लेते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 4 natural states. 4 natural states. The fifth one is artificial or man-made physical state. The fifth one is artificial or man-made physical state. अब देखते हैं कि 4 तो नेचुरल फिजिकल स्टेट्स होती हैं, 5वीं कौन सी है। देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टडी की जाने वाली सॉलिड स्टेट। नंबर 2 लिक्विड स्टेट। नंबर 3 गैसियस स्टेट। नंबर 4 प्लाज्मा state, and fifth one is Bose-Einstein कंडेंसेट। इसमें ये जो 4 फिजिकल स्टेट्स हैं ये नेचुरल फिजिकल स्टेट्स हैं। ये नेचुरल फिजिकल स्टेट हैं और ये जो हमारी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फिजिकल स्टेट है ये हमारी आर्टिफिशियल या मैन मेड फिजिकल स्टेट है। उन 5 भौतिक अवस्थाओं में हमको पढ़ना क्या है? सॉलिड स्टेट की बारे में स्टडी करना है, क्योंकि चैप्टर का नेम ही सॉलिड स्टेट है। अब देखते हैं कि कोई मैटर या कोई द्रव्य जिसे हम बोलते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि वो सॉलिड है या ठोस है। तो देख लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। क्या है? नंबर 1, दे हैव मीन्स सॉलिड हैव डेफिनेट मास शेप एंड वॉल्यूम होती है। तो देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस
इज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है। उसके बाद अगर जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट है, तो इसका मतलब नेबरिंग पार्टिकल्स जो होंगे सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे, तो इसका मतलब उनके बीच में जो लगने वाले बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग। फोर्थ पॉइंट है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स have definite 3D position. तो constituent particles have definite 3D position. Now number 5, solids are incompressible. Solids are इनकम्प्रेसिबल, मीन्स इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ये हो गई सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको किसी मैटर में दिखाई देती हैं तो वो जो मैटर होगा वो सॉलिड फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, कैन बी classified into 2 categories, 2 categories। कौन कौन सी कैटेगरीज है? नंबर 1 एमॉर्फस सॉलिड, नंबर 1 amorphous solid, number 2 crystalline solid। तो amorphous solid और crystalline solid 2 टाइप के सॉलिड्स होते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं amorphous solids कि जो amorphous solids होते हैं उन amorphous solids में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड बट फॉर वेरी शॉर्ट रेंज। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स which have very short range order of arrangement of constituent particles। ये होगा amorphous solids are those solids which have very short range order of constituent particles, और amorphous solids are those solids, amorphous solids are those solids which have irregular pattern of arrangement of constituent particles।
particles. What are examples? Example are glass, rubber, and प्लास्टिक। एमॉर्फस सॉलिड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो देखते हैं। नंबर वन, एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एमॉर्फस solids don't have sharp melting and boiling point. Amorphous solids can be molded into various forms. Number 3, amorphous solids can be turned into crystalline solid at some temperature. Amorphous solids can be turned into crystalline solid at some temperature. पुराने घरों की जो पुरानी खिड़कियां होती हैं उनके जो कांच होते हैं वो दूधिया हो जाते हैं। तो वो दूधिया इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो जो कांच होता है धीरे धीरे टेम्परेचर पाकर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट होता है नंबर 5, एमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड्स या स्यूडो सॉलिड्स कहा जाता है। दे आर called pseudo solids or super cooled liquids. या सुपर कूल्ड लिक्विड्स इनको कहा जाता है। अब स्यूडो सॉलिड्स क्या है? स्यूडो माने होता है फेक और सॉलिड माने होता है सॉलिड। तो इनको जो है फेक सॉलिड्स कहा जाता है। दूसरा, इनको कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो लिक्विड्स माने लिक्विड्स और सुपर कूल्ड मतलब जिस लिक्विड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है तो वो जम जाता है, तो इसका मतलब फ्रोजन। तो फ्रोजन लिक्विड्स। लेकिन लिक्विड अगर फ्रोजन है तब भी उसकी फ्लूइडिटी नहीं जाती है क्योंकि धीरे धीरे उसमें जो है फ्लो बना रहता है। तो देख लेते हैं स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो सॉलिड्स क्या होते हैं कि ये सॉलिड्स तो होते हैं बट स्यूडो झूठे सॉलिड्स होते हैं, फेक सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि इनमें फ्लूइडिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फ्लूइडिटी। इनमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी पाई जाती है और यही प्रॉपर्टी की वजह से इनको सुपर कोल्ड लिक्विड्स कहा जाता है। Amorphous solids are isotropic in nature, means when same value of physical properties is obtained when
measured from different directions। जब डिफरेंट डायरेक्शन से भी मेजर करने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आती है तो उसको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। तो अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्यों होते हैं आइसोट्रॉपिक? इसलिए होते हैं कि किसी भी डायरेक्शन से नापने पर, क्योंकि उनमें इरेगुलर पैटर्न होता है अरेंजमेंट का पार्टिकल्स का, तो हम किसी भी डायरेक्शन से, चाहे एक्स एक्सिस से, चाहे वाई एक्सिस से, चाहे जेड एक्सिस से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट करें तो जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल आता है वो ऑन एवरेज इक्वल आता है हर डायरेक्शन से, क्योंकि रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। तो इसीलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आती है वो सेम आती है हर डायरेक्शन से, और यही रीज़न है कि एमॉर्फस सॉलिड्स को आइसोट्रॉपिक कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, और दूसरा है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोगों ने सॉलिड्स का जो फर्स्ट टाइप है एमॉर्फस सॉलिड उसको पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स या दोज सॉलिड्स which are made up of large number of small crystals, each of them have a characteristic geometrical shape। इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एमॉर्फस सॉलिड्स में जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल्स हैं एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, उनके जो अरेंजमेंट का जो पैटर्न होता है वो शॉर्ट रेंज पैटर्न होता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है वो लॉन्ग रेंज होता है। तो हम देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स have long range of arrangement of constituent particles। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स हो सकते हैं, या तो एटम्स, या फिर आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कैसे होते हैं? मान लेते हैं हमारे पास दो एटम्स से मिलकर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है। तो क्या होता है कि ए है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है। इस तरह से नीचे वाला जो रो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, बी ए, बी ए, ए बी ए, बी ए, बी ए बी। ठीक है, तो यहाँ भी देखो एक अरेंजमेंट पैटर्न बन रहा है और यहाँ भी एक सेम पैटर्न बन रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये लंबी दूरी तय करता है, लंबी दूरी तक यही पैटर्न पाया जाता है। और अगर किसी सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का जो पैटर्न है लॉन्ग रेंज तक पाया जाता है तो उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। एक
सिंपल सा एग्जांपल है NaCl, दूसरा है शुगर, और हर तरह की मेटल, ऑल मेटल्स, सारी मेटल्स। तो ये जो है एग्जांपल हो गए हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एमॉर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं। नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर शार्प। शार्प का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनको मेल्ट होना है या जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनको बॉयल होना है, जब तक वो टेम्परेचर नहीं आ जाएगा तब तक इनमें ना तो मेल्टिंग होगी ना तो बॉइलिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी इसकी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। दे आर एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? वी ऑब्टेन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन वी मेजर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। जब हम डिफरेंट डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट करते हैं तो हमको डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस डायरेक्शन से अगर मान लेते हैं हम मेजर करते हैं यहाँ से, तो जो पैटर्न है वो पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है। अगर हम डायरेक्शन ये लेते हैं, इस डायरेक्शन से मेजर करते हैं ऐसे, तो देखिए जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं रास्ते में वो केवल कौन कौन से हैं? बी है, बी है, बी है। तो जो वैल्यू हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ से मेजर करने पे आती थी वो वैल्यू हमको यहाँ से मेजर करने पर नहीं मिलेगी। मान लेते हैं हम डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम यहाँ से मेजर करते हैं किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू, तो अब देखो जो रास्ते में या पाथ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पड़ रहे हैं कौन से हैं? ए है और ए है। यहाँ इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू यहाँ से मेजर करने पे आ रही थी वो डिफरेंट थी, यहाँ से मेजर करने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट थी, और यहाँ से मेजर करने पर फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट है। तो जब हम डिफरेंट डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आती है। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। आइए बच्चों देखते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं? तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा क्या है? हम लोगों ने देखा कि मैटर जो है वो तीन फिजिकल स्टेट्स में, बेसिकली तीन फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन सी? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। उसके बाद लिक्विड एंड गैसेस स्टेट को तो हम बाद में देखेंगे। हमको पढ़ना क्या है? सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। सॉलिड स्टेट जो है वो सॉलिड दो टाइप के पाए जाते हैं, एक होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स और दूसरे होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो एमॉर्फस सॉलिड्स के कोई टाइप नहीं होते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड या मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। नंबर 2 आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। नंबर 3 मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप। जो इनको पढ़ने से पहले आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि सॉलिड्स का पैटर्न क्या होता है। जब कोई मटेरियल सॉलिडिफाई होता है, मीन्स जब कोई मटेरियल या किसी भी सब्सटेंस का क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके घटक अणु या घटक कण होते हैं, वो एक दूसरे के सापेक्ष एक 3 डायमेंशनल पोजीशन को प्राप्त करते हैं। एक दूसरे के सापेक्ष एक 3 डायमेंशनल पोजीशन को प्राप्त करते हैं, और इस तरह से जो है, इस तरह के अरेंजमेंट से एक भौतिक अवस्था का उदय होता है जिसे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था।
इसे हम बोलते हैं ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से जो है जो घटक कण होते हैं उनका क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, और इस तरह से एक जो है ठोस का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी जो पोजीशंस हैं और इनकी जो अरेंजमेंट है उसको कैसे देखा जाता है। तो बच्चों, ये जितने भी आपको ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये बबल्स अगर 3D स्पेस में घटक कणों को प्रदर्शित करें, इनको हम क्या कहें, ये हमारे घटक कण हैं। तो अगर इन सारे घटक कणों को हम आपस में मिला दें और इस तरह मिलाने के बाद एक जो है जालक की संरचना तैयार हो जाती है, एक जालक की संरचना तैयार हो जाती है। तो ये जो जालक की संरचना होती है, इसे किसी भी ठोस का या किसी भी क्रिस्टल का क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसे क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। और ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं क्रिस्टल जालक में, इनको लैटिस पॉइंट कहा जाता है। जो पोजीशन घटक कणों को प्रदर्शित कर रहे हैं उनको लैटिस पॉइंट कहा जाता है या जालक बिंदु। तो इनको जो है क्या कहते हैं, इन्हें बोलते हैं लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु। इन्हें बोलते हैं जालक बिंदु या लैटिस साइट। अब इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारा जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप को समझना आसान हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स in which each lattice point or each lattice site is occupied by whole molecule. Lattice point is occupied by whole molecule. whole molecule, या हम इसको बोल सकते हैं कि जालक बिंदु पर एक पूर्ण अणु पाया जाता है। अणु पाया जाता है। तो जालक बिंदु पर पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल या पूरा का पूरा एक अणु पाया जाता है। ऐसे जो ठोस होते हैं उनको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनके 3 टाइप हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम सबसे पहले देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बच्चों, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, देखो एक क्या होता है, जब अगर कोई अणु अपनी लैटिस साइट पर पाया जाएगा तो अपने नेबरिंग या अपने पड़ोस के अणु के बीच में उसका कुछ इंटरेक्शन या कुछ अंतःक्रिया चलेगी। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें जो अणु बनता है वो शुद्ध कोवेलेंट बॉन्ड से या शुद्ध सहसंयोजक बंध से बनता है। ठीक है, तो molecules are made up of purely covalent bonds। तो अगर मॉलिक्यूल हमारा प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से बना है
तो किसी भी घटक कण पर कोई भी आवेश नहीं होगा। इस तरह से जो आसपास वाले या जो पड़ोस वाले अणु हैं उनके बीच में शुद्ध डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो नेबरिंग अणु होते हैं या पड़ोसी कण होते हैं, पड़ोसी कणों के बीच डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स बोलते हैं इसे, या लंदन फोर्स पाया जाता है। बच्चों ऐसे जो कण होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मीन्स रूम टेम्परेचर पर और 1 atm प्रेशर पर लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दीज सॉलिड्स आर लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर and 1 atm pressure, 1 atm प्रेशर और रूम टेम्परेचर पर ऐसे सॉलिड लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं जैसे H2 हाइड्रोजन है, जैसे Cl2, जैसे I2। ये एग्जाम्पल है हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है वो है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स विच हैव पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेड अप of polar कोवेलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स में बनते हैं जिनमें दो एटम्स जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल लैटिस साइड पर होते हैं वो अपने नेबरिंग, अपने पड़ोस के जो कण होते हैं या घटक कण होते हैं उनसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सॉलिड्स में इन दीज सॉलिड्स नेबरिंग particles interact by dipole interaction। यहाँ पर जो कण होते हैं वो अपने पड़ोस के कणों से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से बॉन्डेड होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3। ये एग्जाम्पल्स हमारे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनको हम H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पड़ोस के घटक कण होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन these solids the neighboring particles interact by hydrogen
बॉन्डिंग। एग्जाम्पल है आइस। एग्जाम्पल है हमारे पास आइस। जो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम लोगों ने पढ़ा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगला टाइप देखते हैं आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स are those solids in which the lattice site is occupied by the ions। हम लिखेंगे यहाँ पर lattice sites are occupied by ions। लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का। एग्जाम्पल है NaCl। अब इस NaCl में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं हमारा एक लैटिस साइड पर Na+ आता है, अगली लैटिस साइड पर Cl- आता है, अगली लैटिस साइड पर हमारा फिर से Na+ आता है, अगली लैटिस साइड पर फिर से Cl- आता है। नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दूसरा लैटिस साइड है। इस लैटिस साइड पर क्या होगा, इसका अपोजिट आयन आएगा, जैसे Cl-। उसके बाद इसके नीचे इसका अपोजिट आयन लाइक Na+, इसके नीचे इसका अपोजिट आयन Cl-, और Cl- के नीचे इसका अपोजिट आयन वो होगा Na+। और इसी तरह से अल्टरनेट में जो अपोजिट आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस ऑक्यूपाई करते चले जाते हैं। तो ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम आयनिक सॉलिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। देखते हैं अगला एग्जांपल हमारे पास है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच द लैटिस साइट इज ऑक्यूपाइड बाय मेटालिक एटम्स। लैटिस साइट्स are occupied by metallic atoms। अब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है Fe क्रिस्टल, फेरस का क्रिस्टल, कॉपर का क्रिस्टल या सिल्वर क्रिस्टल Ag, कोई भी मेटल का क्रिस्टल मान सकते हैं। अब होगा क्या, मान लेते हैं एक लैटिस साइट आपको ये दिख रही है, ये इस एक लैटिस साइट पर पूरा का पूरा एक फेरस एटम आ गया, अगली लैटिस साइट पर फिर से दूसरा फेरस एटम आ गया, अगली लैटिस साइट पर फिर से अगला फेरस एटम आ गया, अगली लैटिस साइट पर फिर से फेरस एटम आ गया। फिर इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर अगला फेरस एटम आ गया, इसके नीचे अगला फेरस एटम, इसके नीचे अगला फेरस एटम, इसके नीचे अगला फेरस एटम। और इस तरह से पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में हर लैटिस साइट पर इंडिविजुअल एक मेटालिक एटम अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता चलेगा और इस तरह से पूरा का पूरा मेटालिक क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। बच्चों अब चलते हैं, हम देखते हैं कि कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं। तो नेटवर्क सॉलिड्स या कोवेलेंट सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें लैटिस साइट पर आने वाला एटम अपने पड़ोसी परमाणु से या पड़ोसी अणु से कोवेलेंट बॉन्ड से या सहसंयोजक बंध से बंधा होता है। यहाँ पर देख लेते हैं एटम्स ऑक्यूपाइंग the lattice site। Atoms occupying the lattice sites are covalently bonded with their नेबरिंग एटम्स। अपने पड़ोसी अणुओं या पड़ोसी परमाणुओं से वो सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे होते हैं और इस तरह से एक नेटवर्क लाइक या नेटवर्क की तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसीलिए ऐसे सॉलिड्स को नेटवर्क सॉलिड्स कहा जाता है। और क्योंकि इनमें जो घटक कण होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, इसीलिए इनको कोवेलेंट सॉलिड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास हैं, ग्रेफाइट है,
ग्रेफाइट, डायमंड है, डायमंड है, और सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन सिलिकॉन कार्बाइड। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। अगला टॉपिक हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। अभी मैंने आपको जो क्रिस्टल लैटिस बताई थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रेफरेंस में बताई थी। मैंने कहा था कि एटम्स को जो है एटम्स को एक दूसरे से जो है सेंटर से ऐसे जोड़ देते हैं कि एक नेटवर्क की तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस नेटवर्क की तरह के स्ट्रक्चर को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, बताया था मैंने। तो अब हम इसी क्रिस्टल लैटिस को पढ़ेंगे यूनिट सेल के रेफरेंस में। तो देख लेते हैं सबसे पहले यूनिट सेल क्या होती है। तो यूनिट सेल इट इज द स्मॉलेस्ट geometrical structure. It is the smallest geometrical structure which repeats itself throughout the solid. थ्रू द सॉलिड, पूरे सॉलिड में एक कोई आपको छोटा स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो अपने आप को रिपीट करता हुआ दिखाई देगा, उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल को हम बनाने के लिए ऐसे बनाते हैं, बता दूं मैं आपको, ये एक 3D ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो अगर कोई भी सॉलिड तैयार होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसमें क्या होता है, मान लेते हैं ये जो आपका सबसे छोटा स्ट्रक्चर है ये अपने आप को रिपीट करता है। तो आप जैसे जानते हो कि जो आपका घर बनता है उसमें सबसे छोटी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, तो सबसे छोटा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक ईंट होती है। ईंट एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाते हैं और इसको लगातार हम रिपीट करते चले जाते हैं, तो पूरा का पूरा घर बनके तैयार हो जाता है। इसी तरह से किसी भी सॉलिड में किसी एक छोटे स्ट्रक्चर को हम लगातार रिपीट करेंगे तो पूरा का पूरा सॉलिड बनके तैयार हो जाएगा। तो वो जो सबसे छोटा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती है। तो यूनिट सेल दो टाइप की होती है, एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। नंबर 2, सेंटर्ड यूनिट सेल। एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक होती है फेस सेंटर्ड, और एक होती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आइए देखते हैं यूनिट सेल का पहला टाइप, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल इन विच constituent particles are present only at corner of यूनिट सेल। ऐसी यूनिट सेल जिसमें केवल कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब देख लेते हैं नंबर 2, सेंटर्ड यूनिट सेल। उसमें देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सी? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
इसको BCC भी कहते हैं, इसे हम BCC भी कहते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल in which one atom is present within the body of unit cell along with the corner atoms. तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल इन विच कोई एटम आपका यूनिट सेल के बॉडी के बीच में प्रेजेंट होगा, कॉर्नर वाले एटम्स के अलावा भी। अब देख लेते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम FCC भी कहते हैं। तो FCC इज दैट यूनिट सेल in which atoms are present at each face along with the corner atoms। ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर वाले एटम्स के अलावा हर फेस पर भी एक एटम प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया 4 फेस पे, एक सामने वाला फेस ये हो गया और एक पीछे वाला फेस ये हो गया। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो हर फेस पर एक एटम प्रेजेंट होता है कॉर्नर वाले एटम्स के अलावा। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ यूनिट सेल्स।